गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने जो एसी करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट, और एक जो होता है हमारे पास अल्टरनेटिंग ईएमएफ, उसके बारे में हमने उसकी आरएमएस वैल्यू और उसकी एवरेज वैल्यू की थी कि अगर कोई एसी करंट है तो उसमें उसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी और उसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी। तो उसमें जो स्टडी किया था उसमें आपको थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ हमने क्या स्टडी किया। हमने ये स्टडी किया, देखो कि हमारे पास जो एवरेज वैल्यू होती है वो ये होती है ई एवरेज 0.637, उसको पीक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब ई नॉट इज पीक वैल्यू के साथ जब ये वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो हमें एवरेज वैल्यू देता है, ये वाली। ठीक है, ऐसे ही अगर आप पीक वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वो हमें इफेक्टिव वैल्यू देता है, आरएमएस वैल्यू देता है करंट की या ईएमएफ की। तो हम ऐसे ईएमएफ की जो एवरेज वैल्यू और जो वर्चुअल वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ हमने कल पढ़ी थी, तो इसको थोड़ा सा डायग्राम में इन्होंने दिखाया, मैं दिखाता हूँ आपको ये डायग्राम में क्या बोल रहे हैं। देखो ये कह रहे हैं कि जो आरएमएस वैल्यू है और जो दूसरी वैल्यू है एवरेज वैल्यू, तो वो टोटल से इतनी कम होती है। देखो ये टोटल वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम इसकी वैल्यू होती है ई नोट की। तो जो वर्चुअल वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी और जो मीन वैल्यू उससे नीचे एग्जिस्ट करेगी, इतनी वैल्यू होती है। तो यहाँ यहाँ आप इसके ऊपर आप देख सकते हो, अगर किसी की मैक्सिमम वैल्यू इतनी है तो उसकी आरएमएस वैल्यू यहाँ तक रह जाएगी और एवरेज वैल्यू यहाँ तक रह जाएगी। तो ऐसे हम स्टडी कर सकते हैं इस चीज़ को। इस जो आपका जो करंट है, एसी करंट है या ईएमएफ एसी ईएमएफ है, तो उसमें आप ये स्टडी कर सकते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई है। अब आगे देखो, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर दिए हैं यहाँ पे क्लियर आपके लिए। वो कह रहे हैं जहाँ पे भी अगर आपको कहीं पे वैल्यू लिखी मिलती है कि जैसे 230 वोल्ट एसी, तो उसका मतलब होता है कि वो आपको आरएमएस वैल्यू ही बता रहे हैं, वो आपको कोई और वैल्यू नहीं बताते। वो वहाँ पे आरएमएस वैल्यू ही ज़्यादातर यूज़ होती है, वर्चुअल वैल्यू बोलते हैं जैसे हम। तो वर्चुअल वैल्यू ही हमेशा यूज़ है, जहाँ पे भी लिखा होगा 230 वोल्ट एसी, इसका मतलब है वो वर्चुअल वैल्यू है 230 वोल्ट। ऐसे ही उन्होंने बताया है कि जो एसी एमीटर और वोल्ट मीटर होते हैं जो हमारे पास, वो वोल्ट मीटर से जो स्टडी करते हैं वो रीड करते हैं आरएमएस वैल्यू को ही। वो जो वैल्यू बता रहे होते हैं एसी करंट की, वो वैल्यू आरएमएस ही होती है, वर्चुअल वैल्यू ही हम बताते हैं ज़्यादातर। तो इसका मतलब वर्चुअल वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दे आर कॉल्ड हॉट वायर मीटर्स। हॉट वायर मीटर्स होते हैं वो, जो एम मीटर्स होते हैं, हॉट वायर मीटर्स। तो उसमें फिर ये आरएमएस वैल्यू ही बताते हैं, मतलब हीट के साथ। हॉट वायर मतलब हीट, हमने कल पढ़ा था कि हीट के साथ हम बता सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं आरएमएस वैल्यू कैसे दी, तो हीट के साथ कंसिडर किया गया है। तो जो डीसी मीटर होता है वो लीनियरली करता है, पर एसी में क्योंकि ये करंट के हीट पैदा करने के ऊपर डिपेंड करता है, तो करंट स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता होता है। इसलिए आप यहाँ पे बता सकते हो कि एसी मीटर जो होता है करंट के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि डीसी मीटर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काम करता है। ये नीचे थर्ड वाला पॉइंट है। चलिए आगे देखो, ये अब आज हमने करना है एसी सर्किट विद द प्योर रेजिस्टेंस। ये प्योर रजिस्टर, हमने एक प्योर रजिस्टर लगाया। हम क्या कर रहे हैं कि हम पहले हमने स्टडी किया हुआ है कि अगर आपके पास रेजिस्टेंस है उसके साथ अगर आप सेल लगाते हो वो डीसी होता है, डीसी करंट, तो उसकी स्टडी हमने की हुई है। आज हम कर रहे हैं कि अगर हमने रेजिस्टेंस लगाया और उसके साथ हमने एसी करंट लगा दिया, एसी सोर्स लगा दिया, तो क्या होगा, तो क्या क्या चीज़ें हमें स्टडी करने को मिलेंगी वो हम स्टडी करते हैं। तो ये हमने आर रेजिस्टेंस लगाई हुई है और यहाँ पे ईएमएफ जो लगाई है वो कौन सी है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, उसकी वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, वेयर ओमेगा टी इज कॉल्ड यू कैन से फेज। ये फेज होता है ओमेगा टी। तो हम इसको स्टडी करते हैं आगे। तो हमारे पास जो करंट का फॉर्मूला होता है, हम सिंपली बात करते हैं कि जो वो होता है वी बाई आर, मतलब आपका करंट का हमने ओम्स लॉ से पढ़ा हुआ है वी बाई आर, तो वहाँ से आई इज इक्वल टू वी बाई आर लिखेंगे आप। तो यहाँ पे V क्योंकि यहाँ पे E है, EMF ले रहे हैं, तो वहाँ पे E बाई आर लिख देंगे। तो ये करंट पता करने का तरीका है। तो यहाँ पे E की वैल्यू पुट कर दो, सिंपली ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ वैल्यू पुट की गई तो ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी आ गया, ये करंट की वैल्यू है। और E बाई आर नॉट, ये आपको अगर ध्यान से देखें तो ई नॉट इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF, और नीचे हमें उसको रेजिस्टेंस के साथ डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट बता देगा, इसलिए हम यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू करंट लिखेंगे।
आई नोट किसके इक्वल है, ई नोट बाय आर। तो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो हम देखें कि हमने ईएमएफ ये यूज़ करके हमने करंट भी निकाल लिया, करंट अभी ये आ गया है इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट निकाल लिया हमने। भाई अल्टरनेटिंग ईएमएफ होएगी तो उसका अल्टरनेटिंग करंट ये वाला होएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, आपने स्टडी क्या करना है, देखो ध्यान से कि यहाँ पे ये इसका फेज़ होता है, साइन के साथ जो ओमेगा टी लगा होता है ये फेज़ है, इसका फेज़ है ओमेगा टी, और इसका भी देखेंगे तो ये साइन के साथ लिखा है ओमेगा टी, इसका मतलब दोनों का फेज़ सेम है। तो देयर नो फेज़ डिफरेंस, तो आप बोलोगे सेम फेज़, ईएमएफ एंड करंट आर सेम फेज़, ठीक है। और अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करें तो ई नॉट इसकी मैक्सिमम वैल्यू, जो ईएमएफ है, ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू ई नोट है, और करंट की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आई नोट है। और वो देखो वो बनी कैसे हुई है, ई नोट बाई आर, मतलब ई नोट को कुछ डिवाइड किया गया विद आर के साथ, तो जाके आई नोट की वैल्यू बनती है। इसका मतलब यहाँ पे आई नोट का एम्पलीट्यूड कुछ और होएगा, ई नोट की वैल्यू कुछ और होएगी मैक्सिमम, और आई नोट की वैल्यू कुछ और होएगी। इसका मतलब कि ये मतलब आप कह सकते हैं कि आई नोट मैक्सिमम वैल्यू कम होती है ई नोट से, ठीक है। क्योंकि ये जो ये आई नोट है वो ई नोट बाय आर से बना है, इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू ईएमएफ की होती है उतनी करंट की मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी, ये यहाँ पे बताना चाह रहे हैं वो। तो वही चीज़ हम स्टडी करते हैं। देखो करंट सेम फेज़ में, उसको हम सेम फेज़ में दिखाने के लिए आपको दो तरह की डायग्राम यूज़ करनी है। एक तो वेव फॉर्म में, ये वाली हार्मोनिक फॉर्म जो बोल सकते हैं, वेव फॉर्म में हम दिखाएंगे। ये पहले क्या किया हमने, दिखाता हूँ कि ये हमने पहले एक थीटा वाला कोऑर्डिनेट ले लिया, यहाँ पे थीटा एंगल रिप्रेजेंटेशन होएगी, और हमने ऐसे थीटा सारे एंगल्स शो कर दिए कि कौन कौन से एंगल्स हो सकते हैं। उसके बाद टाइम पीरियड भी हमने साथ में बता दिया कि ये टाइम पीरियड हो सकता है, टाइम वेरिएशन हो गई। और ये दूसरा कोऑर्डिनेट एक और जो हमने बनाया है वो है ईएमएफ और करंट का, या करंट का या ईएमएफ का, दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है ये वाला। तो हमने इसको यूज़ किया है। अब हमने देखो क्या किया आगे, हमने अब दोनों के लिए वो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ शो की है। अब आपको मैं डायग्राम में दिखाता हूँ प्रॉपरली कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो जो रेड वाला है वो करंट के लिए है, और जो ब्लू वाला है वो ईएमएफ के लिए है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, सेम फेज़ का मतलब क्या होता है कि सेम फेज़ का मतलब जहाँ पे जिस मिनिमम वैल्यू है वहाँ पे दोनों की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। जैसे ये जीरो वैल्यू है मैक्स, दोनों की जीरो वैल्यू सेम पॉइंट पे है, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू सेम टाइम पे आनी चाहिए। टाइम है t/4 पे ये ब्लू ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब उसी टाइम पे करंट की भी आनी चाहिए, तो उसी टाइम पे करंट की भी आ रही है, इसका मतलब ये सेम फेस में है। जहाँ पे मिनिमम वैल्यू आती है वहाँ पे दोनों की मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए, तो दोनों की मिनिमम वैल्यू है, जीरो आ रही है तो करंट के लिए भी जीरो आ रही है और ईएमएफ के लिए, इसका मतलब दिस इज कॉल्ड सेम फेस, ये सेम फेस में है। ऐसे करके जहाँ पे ये दोनों चेंज कर रहे हैं डायरेक्शन, तो वहीं उसी टाइम पे डायरेक्शन भी चेंज कर रहे हैं दोनों, देखो इसका मतलब दे आर इन सेम फेस। अब दूसरी चीज़ हमने ये बताई थी कि इसमें जो फ़र्क क्या पड़ेगा, ये मैग्नीट्यूड में फ़र्क पड़ेगा इसका मैक्सिमम वैल्यू में, क्योंकि करंट की मैक्सिमम वैल्यू कम है, ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू इतनी सी है, यहाँ पे आप दिखा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा है ईएमएफ की। तो वो आपने बताना है कि इसमें फेज सेम होता है पर मैक्सिमम वैल्यू में फ़र्क होता है। अब आगे देखो, ये मैक्सिमम वैल्यू दिखा दी जो मैंने अभी आपको दिखाना चाहता था, ये यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट कर दी मैक्सिमम वैल्यू में फ़र्क। आगे अब ये वाला एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई, ये तो कल भी हमने पढ़ लिया था ऐसा कुछ चीज़, क्योंकि ये वेव फॉर्म में हमने देख लिया था। अब हम फेज़र डायग्राम कर रहे हैं। अब फेज़र डायग्राम बताता हूँ क्या चीज़ होती है। फेज़र डायग्राम में क्या करते हैं, हम एक किसी भी ऐसी क्वांटिटी को जो ईएमएफ जो बोलते हैं हम साइन के साथ वेरी कर रही है, जैसे ये साइन के साथ वेरी कर हार्मोनिकली वेव कर मूव कर रही है, जैसे हम कह सकते हैं इसको। तो ये अल्टरनेटिंग जो भी वैल्यू होएगी, अल्टरनेटिंग कोई भी क्वांटिटी होती है, उसको हम एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम फेज बोलते हैं, जैसे फेज़र बोलते हैं। जैसे ये एक वेक्टर है, ये अगर हम बताना चाहते हैं ईएमएफ को तो ये वेक्टर यूज़ करेंगे, ये वाला वेक्टर, इसे फेज़र बोलेंगे, फेज़र ऑफ ईएमएफ बोलेंगे। तो ये एक वेक्टर होता है जिसे हम फेज़र एज अ फेज़र यूज़ करते हैं। वो क्या बताता है, वो क्या है, वो चीज़ क्या है कि वो आप अगर कोई अल्टरनेटिंगली कोई चल रही है चीज़, उसके लिए हम ऐसे फेज़र रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो फेज़र भी इसी तरह के मोशन कह रहा हूँ,
इसी तरह की वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है वो फेजर, क्योंकि ये सर्कल में ऐसे घूमेगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन भी इसी तरह के मोशन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि ये एक हम ये वाला चीज़ एज अ फेज यूज़ करेंगे ओमेगा टी। वो देखो कहाँ यूज़ की गई है, वो मैं बताता हूँ। ये देखो, ये जो ई नोट है उसका जो फेज़ आ रहा है वो है ओमेगा टी, तो वो हमने ओमेगा टी लिख दिया, साइन ओमेगा टी आ रहा है, तो ओमेगा टी फेज़ आपने ऐसे दिखाना है, ये फेज़र दिखा दिए फेज़र, और उसका एक जो फेज़ है वो नीचे दिखाना ओमेगा टी, ये फेज़र इस एक्स के साथ दिखा दिया ओमेगा टी, ठीक है। तो ये हो गया फेज़र। जब आप ऐसे डायग्राम से ऐसे इसको रिप्रेजेंट करें उसे बोलते हैं फेज़र डायग्राम। तो ये फेज़र डायग्राम है। तो फेज़र डायग्राम में हमने क्या करना होता है, जैसे ये अब रजिस्टेंस लगाई है तो ये रजिस्टेंस वाले सर्किट की फेज़र डायग्राम है। दोबारा से देखो, ये रजिस्टेंस प्योर रजिस्टेंस वाला कंसेप्ट यूज़ किया है। तो सर कौन सा सर्किट है, एसी सर्किट में एसी सर्किट है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ यूज़ की गई है, तो वो इस सर्किट का फेज़र डायग्राम हम बना रहे हैं कि इसके सर्किट की फेज़र डायग्राम क्या होगी। तो फेज़र डायग्राम कैसे होगी वो हमने देख ही लिया अभी, कि जो करंट आ रहा है और जो ईएमएफ आती है उनका फेज़ सेम होता है, इसका मतलब दोनों का ही ओमेगा टी है। देखो, इसलिए हम एक वेक्टर है जो ई नोट दिखाएंगे और दूसरा वेक्टर जो आई नोट दिखाएंगे, दोनों डब्लू ओमेगा टी एंगल पे ही होंगे, मतलब फेज़ सेम है इसलिए सेम जगह पे आए हैं। देखो, क्योंकि फेज़ सेम है। तो ये छोटा क्यों करके दिखाया, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड में फ़र्क है, तो ये छोटा आएगा। आई नोट का यहाँ पर ख़त्म हो रहा है आई नोट, और ई नोट थोड़ा आगे तक जा रहा है, तो उसका मतलब मैग्नीट्यूड में फ़र्क है, एम्पलीट्यूड में फ़र्क है, या मैक्सिमम वैल्यू में फ़र्क है। तो इसका मतलब आप फेज़र में क्या करते हो, ऐसे दो वेक्टर दिखाने होते हैं, हर एक क्वांटिटी का अपना एक वेक्टर होएगा और वो वेक्टर हमने उसके फेज़ के अकॉर्डिंगली यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, तो इसे बोलते हैं फेज़र डायग्राम। तो इसका फेज़ सेम था तो यहाँ पे ये सेम लाइन में ही आ गए, तो इनका ओमेगा टी है। इसका मतलब आप बोलोगे दिस इज ऑलवेज मीन्स इन द सेम फेज व्हेन आर रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, प्योर रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड। तो ये है फेज़र डायग्राम। अब प्योर इंडक्टर के लिए करते हैं पे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपकी कई बुक्स में ऐसे भी दिखाया हुआ है कि ये बिल्कुल मैक्सिमम वैल्यू जो इसकी आ रही है ये यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करें बिल्कुल सामने ऐसे, यहाँ पे ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे करिए, यहाँ पे ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे, तो वो बिल्कुल सामने इसके ऊपर आ रही है। तो ऐसे आप इकट्ठा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डॉटर लाइन से आप यहाँ तक डॉटर लाइन खींच दो, कहोगे कि ये देखो फेज़र में भी ये मैक्सिमम वो एम्पलीट्यूड हम यूज़ करें मैक्सिमम वैल्यू, और इसमें भी वैसे ही मैक्सिमम वैल्यू यूज़ करें। यहाँ पे फेज़ का डिफरेंस बताने के लिए, फेज़ सेम है तो फेज़ के लिए सेम टाइम पे स्टार्ट किया गया, सेम टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, सेम टाइम पे मिनिमम वैल्यू आ रही है। यहाँ पे सेम दिखाने के लिए वेक्टर एक ही तरफ रिप्रेजेंट कर दिए हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे प्योर इंडक्टर के लिए। अब एसी सर्किट में हम क्या करेंगे, एक इंडक्टर को ईएमएफ के साथ लगा देंगे, अल्टरनेटिंग ईएमएफ के साथ कनेक्ट कर देंगे एसी सर्किट को। तो एसी सर्किट को ऐसे कनेक्ट किया गया, तो उस टाइम पे देखो क्या होगा कि हम जो स्टडी करेंगे, जैसे उसमें स्टडी किया कि हमने करंट निकालना होता है, अगर ईएमएफ हमें पता है कि इतनी है, उसका फेस है इतना, ओमेगा टी है, तो हमने अब करंट निकालना होता है और उसका फेस देखना होता है कितना है, तो वो चीज़ करते हैं हम। इसमें करंट निकालने के लिए आप एक क्या कंसेप्ट यूज़ करोगे, देखो जो इसमें जब आप इसको लगा दोगे तो इसमें करंट चलना शुरू हो जाएगा, करंट चलने की वजह से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी। तो ये आप इंड्यूस्ड ईएमएफ यूज़ करोगे, यहाँ पे दो तरह की ईएमएफ आ जाएंगी, एक तो ये ईएमएफ जो हमने अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो हमने बाहर अप्लाई की है, और एक ईएमएफ इसमें आ जाएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू ये होती है, आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि इंडक्टर के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इनटू सेल्फ इंडक्टेंस। नेगेटिव का मतलब होता है ये अपोजिंग होती है, करंट को बढ़ने नहीं देती। तो in order to maintain the flow of the current the applied EMF must be equal to the induced EMF। वो कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, या आप यहाँ पे क्रिचॉफ्स लॉ लगा सकते हो, क्रिचॉफ्स लॉ लूप रूल। वो क्या कहता है कि उसमें जितनी भी ईएमएफ होती हैं उन सभी का प्लस जीरो होता है। अगर उसमें जितनी भी ईएमएफ होंगी और जितनी भी उसमें वो होंगी आपके पास, उसे बोलते हैं हम पोटेंशियल ड्रॉप्स, जितने पोटेंशियल ड्रॉप्स होंगे वो सारे प्लस करके जीरो आता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप तो कोई है नहीं, ये दो ईएमएफ है, इन दोनों का प्लस करके जीरो आना चाहिए। इसका मतलब ये ई प्लस और ये वाला प्लस करके जीरो आना चाहिए, जीरो कर देना। या आप ये बोल सकते हो
कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये दोनों इक्वल होंगे तभी जाके 0 आएगा। तो इसलिए हमने इसको इक्वल लिख दिया, या आप इन दोनों को प्लस करके 0 भी लिख सकते हो, तब भी यही वैल्यू ही आएगी। ये उस तरफ चला जाएगा तो माइनस कट जाएगा, प्लस बन जाएगा ये। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई, यहाँ पे हमें EMF मिल गई कि ये इक्वल टू है L/di/dt, ये अप्लाइड EMF विल बी इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF। तो यहाँ पे जो EMF हमारे पास जो अप्लाई की है उसकी वैल्यू इतनी है, वो हमने पुट कर दी। अब आगे देखो, आगे हमने क्या किया है यहाँ पे, क्योंकि हम करंट निकालना चाहते हैं, आपको बताया कि हम करंट ढूंढेंगे और उसका फेस डिफरेंस देखेंगे कितना है। तो हम करंट निकालने के DI आप इस तरफ रखो, बाकी सारे वैल्यू उस तरफ ले जाओ, तो ये इक्वेशन बनेगी ऐसा। तो क्या होगा, ये L इसके नीचे चला जाएगा, उसको हमने इकट्ठा लिखा है, और साइन ओमेगा टी अलग से लिखा है, ऐसे हम इसको लिख देंगे साइन ओमेगा। अब क्योंकि ये एक स्मॉल करंट है, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे टू फाइंड द होल करंट। तो इंटीग्रेट कर दिया इसको, तो होल करंट पता चल जाएगा। तो इंटीग्रेट जब आप करोगे, ये ई नोट और एल ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर लिखेंगे। आप क्या करोगे, साइन ओमेगा टी बच जाएगा सिर्फ, उसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो होती है माइनस कोस ओमेगा टी। तो ये माइनस कोस ओमेगा टी लिख दिया। और इंटीग्रेशन करते टाइम आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हम इसमें जो एंगल होता है उसकी भी एक कंसेप्ट यूज़ होता है कि आप इंटीग्रेट करोगे साइन ओमेगा टी को, तो साइन का माइनस आएगा माइनस कोस ओमेगा टी, और जो ये साथ में होता है ओमेगा टी, इसकी डेरिवेशन नीचे डिवाइड करनी होती है, इसके साथ आप नीचे डेरिवेशन डिवाइड करोगे, तो इसका जब डेरिवेटिव करोगे ओमेगा टी का, तो वो ओमेगा ही आ जाएगा, तो वो वहाँ पे नीचे आपने डिवाइड करना। वो डिवाइड किया हुआ कहाँ चला गया, इसके साथ लिख दिया हमने ओमेगा, तो इसके नीचे ही डिवाइड हो रहा था। मतलब आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, ऐसे होती है। तो ये अब एक्सप्रेशन बन गया ई नोट बाई ओमेगा एल, और ये कॉस ओमेगा टी। अब कंपेयर करने के लिए हमें, क्योंकि ज़रूरी होता है कि कंपेयर करना है हमने इसके साथ, ये करंट आ गया, ये करंट की वैल्यू है, और ये है EMF की वैल्यू, हमने कंपेयर इसके साथ करना है। ये साइन में है तो इसको भी हमने साइन में ही कन्वर्ट करना। तो साइन में कन्वर्ट करोगे तो 90 माइनस एंगल, अब जब लिखते हो 90 माइनस थीटा तो वो बदल जाता है। तो आपने इसको 90 माइनस थीटा लिखा, क्योंकि माइनस भी था साथ में, तो माइनस उनकी वैल्यू जो वैल्यूज़ ऑपोजिट हो गई, माइनस चेंज हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, तो इसलिए ओमेगा माइनस π/2 आएगा। आना चाहिए था π/2 माइनस ओमेगा टी, हुआ एंगल, ये माइनस हमने यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया यहाँ। तो अब बन गया ये साइन ओमेगा टी माइनस π/2। अब ये साइन की फॉर्म में आया, अब हम कंपेयर कर सकते हैं। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है आई नोट कैसे बना, ई नोट बाई ओमेगा एल से। चलो, तो अब आगे हम कंपेयर करते हैं। उससे पहले आपको ये बता दूं कि जो ये ई नोट बाय ये आया है, इसका मतलब होता है ये करंट बन गया। मैक्सिमम करंट कैसे बनता है, ई बाय आर होता है वैल्यू, मतलब वी बाय आर आपके ओम्स लो पता ही है। तो नीचे वाला रेजिस्टेंस होती है, इसका मतलब ये ओमेगा एल एक तरह की रेजिस्टेंस है इसकी, पर इसको रेजिस्टेंस नहीं बोलते, नाम चेंज कर दिया कि जो इंडक्टर होता है उसकी रिएक्टेंस बोलते हैं उसको, कि दिस इज़ अ रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टर की रिएक्टेंस एक्स एल के साथ लिखते हैं। तो ये एक्स एल, ओमेगा एल को एक्स एल भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, आप इसको बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड द रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, क्योंकि रेजिस्टेंस वर्ड यूज़ नहीं करते इसके लिए, होती सेम चीज़ है, मतलब कि प्रॉपर्टी सेम है, टास्क सेम है, वर्किंग सेम है, कि काम उसने क्या करना है, कि उसने करंट को अपोज करना है। तो अपोजिंग वाला ये होता है ओमेगा एल, रिएक्टेंस बोलते हैं इसको। इसके यूनिट भी ओम ही है, देखो ऐसा यूनिट इज ओम, ये रेजिस्टेंस ही है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर कि हमें पता चल गया कि हमारे पास करंट ये आया है और EMF ये आई है। अब हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करने के लिए इसको देखेंगे। पहले आपने फेज़ देख लो, फेज़ का क्या डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे भी साइन है, वहाँ पे भी साइन है, तो फ़र्क क्या है, यहाँ पे उसका एंगल ओमेगा टी और इसका ओमेगा टी माइनस π/2 है। इसका मतलब π/2 का डिफरेंस है, ठीक है। करंट π/2 माइनस में जो है पीछे जा रहा है, मतलब ये π/2 माइनस में माइनस हो रहा है इसमें से, इसका मतलब इसे बोलते हैं लैग करना, पीछे जाना। तो करंट थोड़ा पीछे रह गया है π/2 से, इसे बोलते हैं लैग बिहाइंड। तो करंट इज लैगिंग बिहाइंड, ठीक है, π/2 रेडियन। तो इसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, जैसे पहले किया था सिमिलरली वैसे रिप्रेजेंट करना है। पहले आप क्या करो, आप EMF रिप्रेजेंट कर दो,
इन्होंने इकट्ठा ही शो कर दिया। मैं बताता हूँ, पहले आप ईएमएफ शो करो। आप ईएमएफ ये ब्लू वाली जैसे उसमें किया था, ब्लू वाली यूज़ कर देते हैं। ये सारी ईएमएफ ये ब्लू वाली ऐसे कर्व आप बना दोगे, ठीक है। अब क्योंकि करंट दिखाना है तो करंट आप दिखाओगे, क्योंकि वो π/2 माइनस में है, तो वो π/2 का फेज डिफरेंस का मतलब होता है कि अगर आपकी उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है तो उसकी मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए। ऐसे होगा जैसे इसकी मिनिमम वैल्यू है ईएमएफ इसकी, जो ये कौन सा है हमारे पास, ये है हमारे पास ईएमएफ। तो ईएमएफ का ये आ गया मिनिमम वैल्यू, तो उस टाइम पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए पर नेगेटिव में। π/2 का फ़र्क ये होता है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो, रेड वाले के नीचे वाले देखोगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू है पर नेगेटिव में, ठीक है। तो ऐसे ही सिमिलरली ऐसे होना चाहिए कि जहाँ पे ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी ईएमएफ की, वहाँ पे उसकी करंट की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। उसे हम बोलते हैं कि वो आउट ऑफ फेस है π/2 के साथ। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई और उस टाइम पे देखो ये जीरो है, रेड वाली वैल्यू जीरो पे है। इसका मतलब कि ये π/2 फेस डिफरेंस के साथ चल रहे हैं। ऐसे ही जहाँ पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू आएगी ईएमएफ की, उस टाइम पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, देखो ऐसे करके सारा सिमिलरली आगे चल रहा है। तो ये π/2 का फेज डिफरेंस है, ठीक है। और नेगेटिव में है क्योंकि ये नीचे को चला गया, देखो नीचे को रिप्रेजेंट किया हमने नेगेटिव के लिए, ठीक हो गया। तो हम ऐसे ही रिपेयर, और क्योंकि आपको बताया ही था कि यहाँ पे फ़र्क होता है एम्पलीट्यूड में, तो एम्पलीट्यूड जो कम दिखाया हुआ, छोटा दिखाया हुआ, इससे मैक्सिमम वैल्यू कम हो आएगी करंट की, तो इसलिए ऐसे दिखाया है। तो यहाँ पे ये सारा सिमिलरली जैसे मैंने बताया वो सारी चीज़ बता दी। अब आगे देखो फेजर डायग्राम आ गई। अब प्योर इंडक्टर की भी फेजर डायग्राम हमने दिखानी है, तो वो भी हम दिखाएंगे फेजर डायग्राम। क्या करोगे आप, फेज बना लोगे, ये एक पहले फेज बना लेते हो। ईएमएफ का पहले बना देना आपने, पहले ई नोट बना दिया, ये फेजर ऑफ ईएमएफ है, ठीक है। उसके बाद आपने रिप्रेजेंट करना है करंट का फेजर। तो करंट का फेजर क्योंकि उसका दोनों के बीच में π/2 का डिफरेंस है और π/2 वो नेगेटिव में जा रहा है, तो वो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करना। देखो π/2 का मतलब 90 डिग्री का फ़र्क, तो 90 डिग्री का फ़र्क है दोनों के बीच में, फेस डिफरेंस, इसे हम फेस डिफरेंस भी बोलते हैं। तो फेस डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में π/2 का, तो ये 90 डिग्री एंगल बन गया यहाँ पे, ये रेड और ब्लू के बीच में 90 डिग्री एंगल। पर उसका जो फेस था ई नोट का, वो ओमेगा टी हमने दिखाना ही दिखाना है, तो वो यहाँ पे ई नोट का ओमेगा टी है फेज डिफरेंस, ये सॉरी फेज, ओमेगा टी यहाँ पे दिखाना होता है। और ये इसके साथ 90 डिग्री पे होना चाहिए ई नोट, क्यों आई नोट, क्योंकि π/2 का फ़र्क है, और नीचे को है क्योंकि माइनस का फ़र्क, तो इसलिए ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये π/2 का फ़र्क आ गया। तो ये था कि हमने इंडक्टर में फेजर डायग्राम कैसे बनानी है, और कैसे क्या बताना है कि जब आपके पास प्योर इंडक्टर होता है उस टाइम पे करंट लैग करता है π/2 से, ठीक है, लैग बिहाइंड द ईएमएफ से लैग करता है, और फेज डिफरेंस क्या होता है π/2 के साथ वो लैग करता है। पर रजिस्टेंस में आपने बोलना है कि इन रजिस्टेंस इट डज नॉट लैग, इट ऑलवेज इन द सेम फेज। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ पीछे में, यहाँ पे तो इसमें आपने बोलना है कि इसमें जब आप रजिस्टेंस लगाते हो करंट और जो ईएमएफ होती है दोनों सेम फेज में होते हैं, कोई फेज डिफरेंस नहीं आता, बस मैग्नीट्यूड का फ़र्क होता है। पर आगे आपने बता ही दिया कि इंडक्टर में फेज डिफरेंस होता है और करंट लैग करता है ईएमएफ से π/2 के साथ, तो ये आपने यहाँ पे करना है। तो एक यहाँ पे आपको एक वो दिखाता हूँ डायग्राम, उससे भी आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि ये क्या बोल रहे हैं इस चीज़ को। यहाँ पे एक चीज़ दिखाएंगे आपको, ज़्यादा मोशन मूव करता हुआ दिखाएंगे चीज़ों को, वो मोशन वाली डायग्राम आपको दिखाता हूँ, ये वाली, ये डायग्राम देख लो आप। इसमें क्या हो रहा है, दो फेस दिखाए हुए हैं, एक ब्लू और रेड वाला, तीन दिखाए उन्होंने, किसी के तीन हो सकते हैं। तो ऐसे करके सर्कल में ऐसे घूमता है फेस डिफरेंस के साथ, तो वहाँ पे भी फेस डिफरेंस आ रहा है। ऊपर वाली डायग्राम में भी क्या बताना चाह रहे हैं, ये बता रहे हैं
कि अगर नीचे वाले में फेज डिफरेंस है तो ऊपर भी दोनों डायग्राम्स में हमें फेज डिफरेंस दिख रहा है। तो ऐसे हम वेरिएशन करते जाएंगे। यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सर्कुलर फॉर्म कैसे उसको रिप्रेजेंट करती है। देखो जैसे जैसे सर्कल इस तरफ लेफ्ट साइड जाता है तो वो रिवर्स डायरेक्शन को शो कर रहा है, राइट साइड जाता है पॉजिटिव डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो वहाँ पे आप दिखा सकते हैं। 2 मिनट आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ध्यान से देखेंगे तो एक ऊपर राइट साइड ऊपर वाली डायरेक्शन होती है पॉजिटिव